बीएनडी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो समय बीत गया उस पर पछताने से कोई फायदा नहीं है। जो वर्तमान में समय है, जो संसाधन अपने पास में है, उनका अधिकतम उपयोग करते हुए हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए। आज हम राजस्थान के अर्वाचीन साहित्यकार में श्री पद्म शास्त्री से प्रारंभ करेंगे। श्री पद्म शास्त्री, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनके बाद के राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार, गद्यकार, नाट्यकार अपना पाठ्य विषय रहेगा। आइए प्रारंभ करते हैं। यह संस्कृत सरला का दूसरा संस्करण है। इसमें 2009 से 2023 तक के प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी रीट और रीट पात्रता के प्रश्न हैं। ये भी आपको पढ़नी चाहिए, तैयारी में बहुत उपयोगी है, मददगार है। विषय को प्रारंभ करते हैं। पंडित पद्म शास्त्री ने है कृति ही का। ये संस्कृत एजुकेशन सेकंड ग्रेड 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इनमें से पद्म शास्त्री की कृति कौन सी है? अब तक अर्वाचीन साहित्यकार में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री को पढ़ा, कलानाथ शास्त्री को पढ़ा। तो इनमें से दो रचनाएं पंडित कलानाथ शास्त्री की हैं। सुदीजन वृतम है और संस्कृत नाट्यवल्लरी है। सिनेमा शतकम, यह पंडित पद्म शास्त्री की रचना है। सिनेमा पर लिखा हुआ हास्य व्यंग्य है। इनकी प्रमुख कृतियों में पहली मुख्य कृति है सिनेमा शतकम। दूरदर्शन पर लिखा हुआ हास्य व्यंग्य है और 1960 ईस्वी में श्री पद्मदत्त ओझा ने इसकी रचना की है। दूसरी कृति का नाम है स्वराज्यम। 5 सर्ग हैं, खंड काव्य है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारत चीन युद्ध के बाद तक की घटनाओं का वर्णन है और प्रमुख रूप से वीर रस प्रधान यह रचना है। दो रचनाएं पद्म शास्त्री की हमने देखी। फिर देखिए तीसरी मुख्य रचना, प्रमुख रचना, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तक जितने भी अर्वाचीन साहित्यकार हमने पढ़े, सबका लेवल कक्षा 11 और 12 रहा है। अधिकांश प्रश्न वहां भी पूछे गए हैं और वैसे ही प्रश्न, उनसे मिलते जुलते प्रश्न आरपीएससी में भी पूछे जा रहे हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्टैंडर्ड को हम जरूर ध्यान रखें। लेनिनामृतम पद्मदत्त ओझा ने 1975 ईस्वी में इसको लिखा। यह विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान से प्रकाशित है। लेनिनामृतम महाकाव्य लिखने की प्रेरणा पद्मदत्त ओझा को ब्यावर निवासी कुमारानंद स्वामी से प्राप्त हुई, ब्यावर राजस्थान में। इस लेनिनामृतम में 15 सर्ग हैं। मुख्य रूप से 2 टुकड़े इसके हैं, लेनिन और अमृतम, जुड़ करके लेनिनामृतम है। तो लेनिन की जीवनी से संबंधित यह काव्य है, इसलिए इसको लेनिनामृतम कहा गया है। साम्यवाद की विचारधारा से प्रभावित यह महाकाव्य है। इस महाकाव्य में कार्ल मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत, लेनिन का जन्म, उनका छात्र जीवन, साइबेरिया कारावास, जारतंत्र, लेनिन द्वारा स्थापित साम्यवादी दल, स्वतंत्रता प्राप्ति, क्रेमलिन नगर में लेनिन का स्वागत, भारत रूस मित्रता आदि का विस्तार से वर्णन है। फिर आगे हम देखेंगे
तो यह महाकाव्य वीररस प्रधान है। इस लेनिनामृतम महाकाव्य पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको 2500 रुपए से सम्मानित किया है और इसी रचना पर आपको सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार के रूप में 5000 रुपए प्राप्त हुए हैं। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आपको अभी देखने को मिलेंगे। आरपीएससी के बाद के एग्जाम में इनको पूछा गया है। 3 मुख्य रचनाएं इनकी हमने पढ़ी हैं। इनके अलावा भी एक और रचना है जिसके पाठ कक्षा 9 में 10 में चलते हैं। विश्व कथा शतकम, जैसा नाम वैसा ही इसमें काम है। विश्व संसार की कथा कहानियां शतकम, संसार की 100 सर्वश्रेष्ठ कहानियों का चयन विश्व कथा शतकम में पंडित पदमदत्त ओझा ने किया है। 100 लोक कथाओं का वर्णन है। इस विश्व कथा शतकम की स्वर्ण काकह नाम की कथा प्रसिद्ध है। स्वर्ण काकह वर्तमान समय में कक्षा 9 में पढ़ाई जा रही है और 2010 में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 5वीं आपकी प्रमुख रचना है बांग्लादेश विजय। 6ठी रचना है महावीर चरितामृतम। एक अन्य रचना है लोकतंत्र विजय, मदिया सोवियत यात्रा, पद्य पंचतंत्र और चाय शतक। कुल 10 प्रमुख रचनाएं हैं। उनमें से विश्व कथा शतकम, इसमें से प्रश्न है। लेनिनामृतम, इसमें से प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। और सिनेमा शतकम, इन 3 काव्यों से अब तक आरपीएससी के एग्जाम में प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। इनको हम ध्यान से पढ़ें। आइए अब कौन कौन से प्रश्न इनसे संबंधित हैं या इनकी रचनाओं से संबंधित हैं। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कारेण सम्मानित है राजस्थान से कवि रस्ती। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से यह पुरस्कार के रूप में 5000 रुपए की नगद राशि आपको प्राप्त हुई थी। इससे सम्मानित कवि कौन है? पद्म शास्त्री, हरिराम आचार्य, अंबिका दत्त व्यास या देवर्षि कलानाथ शास्त्री। तो कलानाथ शास्त्री जी को संस्कृत साधना शिखर सम्मान मिला है। कलानाथ शास्त्री जी को संस्कृत साधना शिखर सम्मान मिला है। जितने भी संस्कृत के अर्वाचीन साहित्यकारों को सम्मान प्राप्त है उनको एक तरफ लिखे, उनके आगे उनको प्राप्त सम्मानों को हम लिखें तो सब में अंतर भी पता चलेगा, याद रखने में भी आसानी रहेगी। हरिराम आचार्य को मीरा पुरस्कार मिला है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। इनके भी खूब सारे प्रश्न आते हैं, लगभग हर एग्जाम में इनका कोई न कोई प्रश्न इनका या इनकी कृति से संबंधित हमें देखने को मिलता है। और पद्म शास्त्री को सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और कुल 5000 रुपए की राशि आपको मिली है। ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न का लेवल भी है। फिर आगे बढ़ते हैं, इन्हीं से संबंधित परिचय हम प्राप्त करेंगे। पंडित पद्म शास्त्री और आप ही का अन्य नाम है श्री पद्मदत्त ओझा। श्री पंडित पद्म शास्त्री और श्री पद्मदत्त ओझा एक ही व्यक्तित्व के 2 नाम है। जन्म 17 दिसंबर 1935 को उत्तर प्रदेश अल्मोड़ा में हुआ। पिताजी का नाम बद्रीदत्त ओझा। आप काव्य तीर्थ, साहित्य आयुर्वेदाचार्य, फिर साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री, रशियन डिप्लोमा आदि उपाधियों से भूषित है। इत्यादि उपाधियां हैं। 2 मानद उपाधियां भी आपको मिली हैं, आशु कवि और विद्याभूषण। ये 2 मानद उपाधियां भी आपको मिली है। संक्षेप में इनका जीवन परिचय है। पद्म शास्त्री विरचित है कथा संग्रह अस्थि। पद्म शास्त्री के द्वारा विरचित कहानियों का संग्रह है। देखिए 2010 में पूछा गया स्वर्ण काकह, यह कथा किससे संबंधित है। इसके बाद हम प्रश्न को पढ़ेंगे और वैसा ही प्रश्न 2022 में उल्टा करके पूछा गया है कि पद्म शास्त्री का विरचित कहानियों का संग्रह कौन सा है।
तो इनका कहानियों का संग्रह है विश्व कथा शतकम। दो रचनाएं इनकी यहाँ पर है, सिनेमा शतकम और विश्व कथा शतकम। सिनेमा शतकम 1960 में आपने लिखा और सिनेमा के ऊपर हास्य व्यंग्य की यह रचना है, जबकि विश्व कथा शतकम संसार की 100 लोक कथाओं का संग्रह है और ये आपने 1900 ये आपने लिखा है। श्री पदम शास्त्री ने है रचना अस्ति। श्री पदम शास्त्री की रचना है। ये पाठों के नाम है। जो पाठ हम कक्षा 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं उन पाठों के नाम है ये। उनमें से प्रश्न 2010 में बनाया गया। यदि ऐसा प्रश्न आज भी बने तो हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि इतने पाठों के नाम याद रखना आसान नहीं। जिन्होंने बहुत गहराई से पढ़ा होगा या निजी विद्यालयों में पढ़ाया होगा उनको ज्यादा याद रहता है, अन्यथा हम गाइड में इस प्रकार का वर्णन मिलता नहीं है। कल्पतरु भगवान बोधिसत्वों से संबंधित कहानी है। कल्पतरु पेड़ के ऊपर आधारित स्वर्ण काक है। यह विश्व कथा शतकम में लिखित कहानी है। श्री पदमदत्त ओझा ने लिखी है और ब्रह्मा या म्यांमार देश की कहानी है। इसको भी हम पूरा भी पढ़ेंगे। लोह तुला पंचतंत्र की कहानी है। इसमें एक व्यक्ति गरीब हो गया। गरीब होने वाले व्यक्ति का नाम जीर्णधन है। जीर्णधन ने विचार किया कि जिस देश में अपने सामर्थ्य के बल पर सब प्रकार का आनंद लिया है वहां गरीब रह करके निवास करना ठीक नहीं है। उसके घर में पुरखों की कमाई हुई एक लोहे की तराजू थी। उस तराजू को एक सेठ के गिरवी रखा और गिरवी रख करके वहां से चला गया। कई साल विदेश में रहने के बाद, खूब आनंद लेने के बाद वापस लौट कर आया और सेठ जी को कहा कि आपका धन लीजिए और मेरी तराजू वापस कीजिए। तो सेठ जी ने कहा कि तराजू तो नहीं है, उसको तो चूहे खा गए। तो जीर्णधन कहता है कोई बात नहीं, समय ही ऐसा है, चूहे खा गए तो खा जाने दो। मैं नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूं, आपके पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दीजिए। सेठ जी ने वैसा ही किया। धनदेव साथ गया। जीर्णधन नदी किनारे नहाता है और धनदेव को एक गुफा में अंदर धकेल करके बाहर पत्थर लगा करके लौटा है। लौटते समय जब सेठ ने देखा कि जीर्णधन अकेला ही आ रहा है तो उससे कहा कि मेरा बेटा कहाँ है जो आपके साथ गया था। जीर्णधन कहता है कि आपके बेटे को तो बाज उठा करके ले गया। सेठ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और जोर से चिल्लाने लगा कि हे झूठ बोलने वाले, ऐसा संभव नहीं है, मेरा पुत्र लौटा दो, नहीं मैं राजकुल में कहूंगा, राजा के यहाँ जाकर के कहूंगा। तो जीर्णधन ने कहा कोई बात नहीं, जैसा आप चाहो। राजकुल में सेठ ने वृतांत बताया तो न्यायाधिकारी ने पूछा कि इसका बेटा वापस करो। जीर्णधन कहता है कि इसके बेटे को तो बाज उठा ले गया। तो उन्होंने कहा नहीं, ये संभव नहीं है। तो जीर्णधन कहता है कि यदि लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं तो बाज भी लड़के को उठा करके ले जा सकता है। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि मामला क्या है। तो उन्होंने सारी बात जीर्णधन ने शुरू से अंत तक की कथा सुनाई। न्यायाधिकारी सभासद सभासने लगे और दोनों को, सेठ को उसका बेटा और जीर्णधन को उसकी तराजू देकर के संतुष्ट किया। ये लोह तुला है। पदम शास्त्री की रचना। यहां पर स्वर्ण काक है, सोने का कौवा है। यह श्री पदम शास्त्री लिखित विश्व कथा शतकम नाम के ग्रंथ की ब्रह्मा या म्यांमार देश की सबसे श्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम तथा त्याग का सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष वाले, पक्ष का अर्थ है पंख वाले, सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। कहानी प्रारंभ होती है। पहले किसी ग्राम में एक निर्धना वृद्धा स्त्री रहती थी और उसके एक विनम्रा मनोहरा पुत्री थी। जैसा पाठ है वैसा ही यहाँ अनुवाद है। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया कि
सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। थोड़े समय बाद एक विचित्र कौवा उड़ करके उसके समीप गया। इस प्रकार का सोने के पंखों और चांदी की चोंच वाला स्वर्णकाक बालिका ने पहले नहीं देखा था। उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी। उसको दूर करती हुई बालिका प्रार्थना करने लगी कि चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत गरीब है। सोने के पंख वाला कौवा बोला, शोक मत करो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। यह सुनकर बालिका नींद भी नहीं ले पाती है। सूर्योदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहां सोने का महल बना हुआ है। जब कौवा सो करके उठा तो सोने की खिड़की से बोला, अरे बालिका, तुम आ गई हो, रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तो बोलो, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की बनी हुई सीढ़ी ऊपर आने के लिए चाहिए? बालिका बोली, मैं निर्धन माता की बेटी हूं, तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आऊंगी। लेकिन सोने की सीढ़ी से वह कौवे के भवन में पहुंचती है। कौवे ने तांबे की सीढ़ी बालिका ने चाही, सोने की सीढ़ी उपलब्ध कराई। कौवे के भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजी हुई देखकर वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई। बालिका को थकी हुई देख करके कौवे ने कहा, पहले तो सुबह का नाश्ता कीजिए। बोलो, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में भोजन करोगी? बालिका ने कहा, तांबे की थाली में ही मैं निर्धना भोजन करूंगी। बालिका तब आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बालिका ने अभी तक नहीं खाया था। कौवे ने कहा, बालिका, मैं तो चाहता हूं कि तुम हमेशा यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है, इसलिए तुम जल्दी ही घर जाओ। ऐसा कहकर कौवा कक्ष के अंदर से 3 मंजूसा निकाल करके कहता है, मंजूसा छोटी पेटी, बालिका इच्छानुसार 1 मंजूसा ले लो। सबसे छोटी मंजूसा को लेकर बालिका ने कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। अब घर आकर जब बालिका ने मंजूसा खोली तो उसमें बहुमूल्य हीरे देख करके वह अत्यधिक प्रसन्न हो गई और उस दिन से धनवती हो गई। यह होने के बाद में गांव में चर्चा चली कि इसके पास में धन कहां से आया। उसी गांव में एक अन्य लोभी वृद्धा रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या से वह सोने के कौवे का रहस्य जान गई। सूर्य की धूप में चावलों को रख करके उसके द्वारा भी अपनी बेटी को रक्षा के लिए लगा दिया गया। उसी प्रकार सोने के पंखों वाला कौवा चावलों को खाता हुआ बालिका को भी पीपल के पेड़ के नीचे बुलाता है कि सुबह पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना। सुबह बालिका वहां जाकर के कौवे को फटकारते हुए कहती है, अरे नीच कौवे, मैं आ गई हूं, मेरे चावलों का मूल्य दो। कौवे ने कहा, मैं तो तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारता हूं। तो बोलो, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी से ऊपर आओगी? बालिका घमंडी थी, तो बालिका ने कहा, सोने की सीढ़ी से ही मैं ऊपर आऊंगी। लेकिन सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी को ही नीचे उतारा। सोने के कौवे ने लालची बालिका को भोजन भी तांबे के पात्र में ही कराया। पात्र, बर्तन। वापस लौटते समय सोने के कौवे के द्वारा कक्ष के अंदर से 3 मंजूसा उसके सामने फेंक दी गई, इच्छानुसार उठा करके ले जाओ। लालची बालिका ने सबसे बड़ी मंजूसा ग्रहण कर ली। घर आकर के जब वह मंजूसा खोलती है तो उसमें भयंकर काला सांप देखा। लालची बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया। उसके बाद वह लोभ छोड़ देती है। वर्तमान कक्षा 9 की पुस्तक में यह पढ़ाया जा रहा है। स्वर्णकाक सोने का कौवा विश्व कथा शतकम में से लिया गया है। पंडित पदम शास्त्री या पदमदत्त ओझा की रचनाएं उनके द्वारा
आरपीएससी में उनकी रचनाओं से आए हुए प्रश्न पूरे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य नारायण शास्त्री, मानवंश महाकाव्य से रचयिता कवि ही, ये 12 साल बाद रिवाइज प्रश्न है। पीछे जो प्रश्न हमने देखा वो भी उसी पैटर्न पर था, 12 साल बाद रिवाइज था। एक ही पुस्तक से विश्व कथा शतकम और स्वर्ण काव्य दोनों को बदल करके पूछ लिया गया, यहां सीधा पूछा गया है। तो पंडित सूर्य नारायण शास्त्री की रचना है, 2010-2022 में आया हुआ प्रश्न है। पंडित सूर्य नारायण शास्त्री, एक सामान्य परिचय। आपका जन्म 1940 ईस्वी, हरियाणा राज्य, महेंद्रगढ़ जिला इसमें हुआ। आप व्याकरणाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। संस्कृत रत्नाकर मासिक पत्रिका है, इसके आप आजीवन सदस्य रहे हैं, इससे जुड़े रहे हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार से हैं। पहली रचना का नाम है मानवंश महाकाव्य। जैसा नाम है प्रारंभ में मानवंश, वैसा ही इसमें वर्णन है। इसमें 19 सर्ग हैं, ऐतिहासिक महाकाव्य है और जयपुर के राजा मान सिंह के पूर्वजों का इसमें वर्णन है। यह महाकवि कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य के ऊपर आधारित रचना है। जैसा महाकवि कालिदास ने रघुवंश में वर्णन किया है, उसी शैली का वर्णन पंडित सूर्य नारायण शास्त्री ने मानवंश महाकाव्य में किया है। दूसरी रचना का नाम है उद्योग लहरी। यह संस्कृत लहरी परंपरा में विशिष्ट स्थान रखता है। इस खंड काव्य में मानव जीवन में उन्नति का आधार उद्योग को माना गया है। जीवन में यदि उन्नति हमें चाहिए तो परिश्रम करना चाहिए, उद्योग हमें करना चाहिए। तीसरी रचना का नाम है कृष्णदूतम। जैसा मेघदूतम वैसा कृष्णदूतम, तो इस पर मेघदूतम का प्रभाव है। यह दूत परंपरा आधारित खंड काव्य है। इस खंड काव्य पर महाकवि कालिदास के मेघदूतम का प्रभाव है। कृष्णदूतम खंड काव्य का कथानक महाभारत से लिया गया है। भगवान कृष्ण दूत बनकर के जाते हैं, उसका वर्णन इसमें किया गया है। पंडित सूर्य नारायण शास्त्री से संबंधित दो प्रश्न, एक 2010 और एक 2022 में आया है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये रीट 2021 में आया हुआ प्रश्न है, देखिएगा इसका स्टैंडर्ड। श्री सीताराम भट्ट परवर्णीकर महोदय से महाकाव्यम वर्तते। श्री सीताराम भट्ट परवर्णीकर महोदय का महाकाव्य है हरनामामृतम, कच्छवंशम, मोहभंगम और ईश्वर विलास है। ये सब रचनाएं कक्षा 12 में पीछे की तरफ परिशिष्ट है, उसमें पढ़ाई जाती हैं। यहाँ इस प्रश्न के लिए बोनस दिया गया था। इनकी मुख्य रचना है ईश्वर विलास। जैसा नाम जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह, उनका प्रमुख रूप से इसमें वर्णन है। देखिए, पहले तो इनका जीवन परिचय हम देखते हैं। आपका गांव महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में परवणी नाम का है। परवणीकर हो गया। परवणीकर सवाई जयसिंह के राज्याश्रित कवि थे, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की। आपका काल 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। आपने जयवंशम याद करते चलिएगा, नल विलास है, नृप विलास है, राघव चरितम, लघु रघु काव्यम, ईश्वर विलास है, शिव सूर्य, भैरव, गंगा विष्णु। इसके बाद में साहित्य सार, साहित्य सुधा, काव्य प्रकाश टीका, छंद प्रकाश, नक्षत्रमाला आदि ग्रंथ लिखे हैं। ईश्वर विलास है, ऐतिहासिक महाकाव्य है। जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह के पूर्वजों का क्रम से इसमें वर्णन किया गया है। इसमें वीररस प्रधान है और कुल सर्गों की संख्या 14 है। श्री सीताराम भट्ट परवर्णीकर ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। उनमें से प्रसिद्ध रचना ईश्वर विलास, जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह और उनके पूर्वजों का इसमें वर्णन है। कुल सर्गों की संख्या 14 है।
फिर आगे शिवसागर त्रिपाठी, निम्नांकितासु रचनासु, निम्नांकित रचनाओं में श्री शिवसागर त्रिपाठी ने है रचना अस्ति, श्री शिवसागर त्रिपाठी की रचना है। आरपीएससी में हम खूब तैयारी करके जाते हैं लेकिन इनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। राजस्थान के अर्वाचीन साहित्यकारों के नाम पर 2-3-4 साहित्यकारों का हम अध्ययन करते हैं, उनकी भी 3-3, 4-4 लाइनों को ही पढ़ते हैं, जन्म मृत्यु पढ़ लिया या 1-2 रचनाओं का नाम पढ़ लिया। फिर ये बहुत टफ प्रश्न बन जाते हैं, उत्तर देने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। निम्नांकितासु रचनासु श्री शिवसागर त्रिपाठी ने है रचनास्ति, श्री शिवसागर त्रिपाठी की रचना है कि बहुत वर्ष पहले 2008, 9, 10 तब कक्षा 12 में पढ़ाई जाती थी, बहुत साल पहले की बात है। तब का प्रश्न 2016 में दिया गया और शायद ही किसी गाइड में इस रचना का वर्णन मिलता होगा। 2 टुकड़े कीजिए इसके, प्राण आहुति, प्राणों की आहुति देना, यह है इसका अर्थ। किसने प्राणों की आहुति दी, कब दी? श्री शिवसागर त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ लेकिन कार्य क्षेत्र राजस्थान है। आप कवि हैं, नाटककार हैं, गद्यकार हैं, समीक्षक हैं और छात्रोपयोगी पुस्तकों के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ग्रंथ की चर्चा करें तो प्राणाहुति श्री शिवसागर त्रिपाठी द्वारा लिखित एकांकी नाट्य रचना है। एकांकी है यह। 1979 में आपने जयपुर राजस्थान में इसकी रचना की और इसका प्रकाशन मातृशरणम ग्रंथमाला जयपुर द्वारा किया गया। इस प्राणाहुति एकांकी में 1947 के समय कश्मीर में कबीलाइयों की घुसपैठ, 1947 में कश्मीर में कबीलाइयों ने घुसपैठ की और उन कबीलाइयों से संघर्ष करते हुए मीर मकबूल शेरवानी की शहादत का वर्णन किया गया है। उन्होंने शहादत दी, प्राणों की आहुति दी, इसलिए प्राण आहुति, और ये हम जानते हैं जोड़ते हैं तब बनता है प्राणाहुति ही, इसलिए रचना का नाम लिखा गया प्राणाहुति। रचनाकार हैं श्री शिवसागर त्रिपाठी। इस प्रकार से भी रचनाओं को याद रखना चाहिए। जो रचनाएं किसी से संबंधित हैं उस रचना का अर्थ निकालने का प्रयास करना चाहिए, तो वो याद रहने में ठीक रहती है, आसानी से याद हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। चंद्र महीपति ही उपन्यास है लिखितो अस्ति। चंद्र महीपति यह उपन्यास लिखा गया है। ये रीट 2021 के L2 खंड 2 और भाषा प्रथम में आया हुआ प्रश्न है, जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी, जिनके लिए बहुत ज्यादा हमने तैयारी नहीं की थी, वैसे प्रश्न रीट में देखने को मिले, वैसे प्रश्न आरपीएससी में देखने को मिले हैं। यह श्रीनिवास आचार्य की रचना है। श्रीनिवास आचार्य चूरू राजस्थान के निवासी हैं। पिताजी का नाम नौरंग राय शास्त्री है। आपने चंद्र महीपति और सूर्य प्रभा नाम के उपन्यास लिखे हैं। दोनों ही उपन्यास हैं, चंद्र महीपति और सूर्य प्रभा। चंद्र महीपति से प्रश्न है तो इसी की चर्चा हम करेंगे। 1933 ईस्वी में श्रीनिवास आचार्य ने इस उपन्यास को लिखा है। इसका नायक नवेंदुपाल राजा का पुत्र चंद्र है और नायिका विलासपुर के राजा रामपाल की पुत्री कमला है। खलनायक इसमें कांति सिंह है। इसमें राजकुमार चंद्र और राजकुमारी कमला की प्रेम कहानी का वर्णन है। इसी को कहा गया है चंद्र महीपति। उपन्यास का नायक चंद्र है, महीपति राजा, चंद्र नाम का राजा, इसलिए रचना को नाम दिया गया श्रीनिवास आचार्य के द्वारा चंद्र महीपति। यह आज का अपना विषय पूरा हुआ। साथियों, जो मेहनत हम करते हैं, मेहनत सार्थक होनी चाहिए और उसका परिणाम भी समय आने पर आना ही चाहिए।
मेहनत नियमित करोगे, निश्चित करोगे और निरंतर करोगे तो ही सार्थक परिणाम आएगा। एक दिन पढ़ा, 3 दिन नहीं पढ़ा, एक दिन 5 घंटे पढ़ रहे हैं, एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हैं और एक दिन 1 ही घंटा पढ़ रहे हैं। एक दिन पटवारी हो गए, एक दिन आरएस बन गए, दूसरे दिन जाकर के मास्टर हो गए, तीसरे दिन जाकर के ग्राम सेवक हो गए, एक दिन जाकर के राजस्थान पुलिस में भर्ती हो गए, उसके 3 दिन बाद दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गए। तो भी सफलता मिलने में समय लगता है। कई हजारों में एक में ऐसा टैलेंट हो सकता है कि सब प्रकार की परीक्षाएं पास कर ले, लेकिन सब में ऐसा टैलेंट नहीं है कि सब प्रकार की परीक्षाएं पास कर ले। लक्ष्य तय करें, कौन सी परीक्षा देनी है, उसके लिए कैसी तैयारी करनी है, कितने समय हमें पढ़ना है, तब जाकर के हमें सफलता मिलेगी। पुस्तक से संबंधित, चैनल से संबंधित किसी भी प्रकार का सुझाव हो 9928946539 पर आप दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।